Dear students, welcome back to the YouTube channel of Aravali Senior Secondary School कटुमर। जैसा कि पता है कि हमारा जो 10th क्लास का टॉपिक चल रहा था वो टेंस का टॉपिक चल रहा था और टेंस के टॉपिक के अंतर्गत हमने बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया था और जो अपना अधूरा रह गया था वो था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट के बारे में कुछ रह रहा था, उसके बारे में अपन बात करने वाले थे। तो उस पर अपन देखेंगे क्या करना। फ्यूचर परफेक्ट अपना चल रहा था, उस पर अपन को बात कर लेंगे। देखिए क्या करना है। फ्यूचर परफेक्ट में अपन देखेंगे, हमने नकारात्मक वाक्य आपको बता दिए थे। अब देखेंगे इसमें प्रश्नवाचक वाक्य। कौन से वाक्य? प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट के प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट लगा दो, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ और उसके बाद क्या लगा दो? ईटीसी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये जो है फ्यूचर परफेक्ट का टेंस का जो है वो सूत्र होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए वाक्य बनेंगे, क्या वे अपना पाठ याद कर चुके होंगे। इसके बाद आप देखेंगे वाक्य कौन से टेंस का हुआ। सबसे पहले तो सबसे पहले देखेंगे वाक्य हुआ प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट का। किससे पता लगा? चुके होंगे। उसके बाद देखेंगे ये वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक है, तो क्या लगा हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो दो चीज पता लग गई अपन को। फ्यूचर परफेक्ट का प्रश्नवाचक वाक्य, तुरंत ध्यान करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका क्या होता है। क्या लगाते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब की दो है, विल और शैल। दे के हिसाब से क्या आएगी? विल, यानी दो है, विल और हैव और शैल हैव, विल हैव। अब आपको पता ही है जब दो शब्दों की हेल्पिंग वर्ब हो तो सब्जेक्ट दोनों के कहाँ आता है? बीच में आता है। तो विल, दे, हैव। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? याद करना। याद करना की होती है लर्न। लर्न की थर्ड हो जाएगी लर्न। विल दे हैव लर्न, क्या? अपना पाठ। अपना की हो जाएगी यहाँ पे देयर, और यहाँ पाठ की हो जाएगी लेसन। इस तरीके से। अब बात आई प्रश्नवाचक नकारात्मक। सबसे पहले लगाओ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, एमबी की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जैसे इसी को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? विल, दे। अब नॉट दोनों के बीच में आ जाता है इसमें। विल दे नॉट हैव लर्नड देयर लेसन। इस तरीके से इसका यूज हो जाएगा। अब देखेंगे, ये तो उसकी बेसिक जानकारी हुई, सामान्य तरीके से जो बातें थी वो हमने इसके बारे में बताया इसमें से। अब देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का यूज अपन को कैसे करना है। देखो सबसे पहला इसमें एडवर्ब क्या आएंगी? बाय द कोई भी टाइम, बाय दिस मंथ ऐसे करके, या फिर बाय द एंड ऑफ कोई भी टाइम। इस तरीके से इसमें आएंगे ये एडवर्ब। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, मैंने एक उदाहरण दिया था, दे फिनिश या कंप्लीट their education by the end of this year, इस साल के अंत तक वो अपनी पढ़ाई समाप्त कर चुके होंगे।
तो देखो एंड ऑफ दिस, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर से पता लग गया वाक्य कौन से टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट का। अब फ्यूचर परफेक्ट का कैसा वाक्य है ये, साधारण। तुरंत ध्यान करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के साधारण वाक्य में क्या आता है, पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसकी कौन कौन सी है, विल हैव और शैल हैव। तो दे के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगी, विल हैव, और मेन वर्ब की कर दो क्या, थर्ड फॉर्म। तो वाक्य होना, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर एजुकेशन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद देखेंगे एक, जो हालांकि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आपको बता दिया था, उसके बारे में अपन ज्यादा अपन को कुछ नहीं बताना है। इसी में दूसरा क्या आएगा, यानी कि टाइम क्लॉज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा मैन क्लॉज में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। जैसे जिधर मतलब कोई भी टाइम संबंधी एडवर्ब दे रखी हो, जो व्हेन, टिल इत्यादि, तो उसके साथ में तो अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं, और दूसरी साइड में अपन कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे व्हेन ही कम्स हियर, जब वो यहाँ आता है तब तक they go from here। तो अब देखो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है टाइम क्लॉज वाली साइड में, तो दूसरी साइड में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट का साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव, दे के हिसाब से आएगी विल हैव, और मेन वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। तो व्हेन ही कम्स हियर दे विल हैव गॉन फ्रॉम हियर, जब वो यहाँ आता है उससे पहले वो यहाँ से जा चुके होंगे। तो इस तरीके से अपन इसमें क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ये क्या हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पर अपना जो है वो पूरा हो जाता है। इस तरीके से इसके जो दो यूज हैं वो यहाँ पे आएंगे। अब देखना है अपन को क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपको पता ही है कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी आपको पता है कि आपके सिलेबस में कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जो सिलेबस के अंतर्गत नहीं है। ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और ना ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और ना ही आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पर मैंने पहले भी कहा था आपको, जब मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करा रहा था, जब करा ही रहे हैं तो एक टेंस को छोड़ने का कोई मतलब भी नहीं होता है। हालांकि हमारे सिलेबस में इस बार जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस वो है जो डिलीट कर दिया है, लेकिन फिर भी अपन करा रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो अभी अपन जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, केवल समझाने के हिसाब से बताएंगे थोड़ा सा, कि अगर कहीं वाक्य बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो उसको किस तरीके से बनाएंगे, और ज्यादा इसमें कोई ध्यान नहीं देना है। तो देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबसे पहले देखेंगे इसकी क्या पहचान। तो पहचान क्या होती है, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि के साथ समय
अवधि भी दी जाती है। तो सिरा होगा, सिरई होगी, सिरई होंगे, आदि के साथ में क्या दी जाती है, समय अवधि भी दी जाती है। अब ये अंतर है, देखो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर रहे थे तो उसमें क्या था, सिरा है, सिरई है, सिरई आदि के साथ समय अवधि। पास्ट था तो सिरा था, सिरई थी, सिरई थी आदि के साथ समय अवधि। अब फ्यूचर है तो सिरा होगा, सिरई होगी, सिरई होंगी, आदि के साथ क्या दी जाती है, समय अवधि दी जाती है। बस इतना अंतर है। अब इसके बाद देखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब है दो, एक है शैल हैव बीन और एक है विल हैव बीन। तो देखो आई और वी के साथ तो क्या करेंगे अपन, शैल हैव बीन का यूज करेंगे और शेष सभी के साथ विल हैव बीन का यूज करेंगे। अब देखेंगे इसके साधारण वाक्य बनाने का फॉर्मूला। साधारण वाक्य बनाने का फॉर्मूला होगा, सबसे पहले क्या लगा दो, सब्जेक्ट लगाओ, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साधारण का था वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साधारण का, वही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साधारण का। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आएगा सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस ईटीसी। ये इसका जो है वो क्या होता है, सूत्र होता है। जैसे वो है 3 बजे से सिनेमा हॉल में मूवी देख रहा होगा। अब सबसे पहले देखेंगे कि ये वाक्य कौन से टेंस का हुआ। तो देखेंगे ये वाक्य हुआ कौन से टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि से रहा होगा दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है, समय भी दे रखा है। अब मैंने बताया था जिसमें से रहा होगा, से रही होगी, आदि दे रखे हो और साथ में समय अवधि भी दे रखी हो, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्य होते हैं। अब पहली बात तो ये पता लगी। दूसरा देखेंगे वाक्य कैसा है, तो ये साधारण वाक्य। अब दो चीज पता लग गई कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का साधारण वाक्य। तुरंत ध्यान करेंगे क्या लगाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो है वर्किंग, इसका होती है ही। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसकी कौन कौन सी, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ही के साथ में क्या आएगी, विल हैव बीन, तो ही विल हैव। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, एम बी फर्स्ट। एम बी क्या है यहाँ पे, देखना, और देखने के लिए आएगी यहाँ पे कौन सी वर्ब, वॉच। वॉच में नहीं लगाएंगे तो वॉचिंग, तो ही विल हैव बीन वॉचिंग क्या, वॉचिंग मूवी इन द सिनेमा हॉल। बच गया 3 बजे से, तो क्या लगाएंगे आप सिंस 4 में से, सिंस 3 o'clock। इस तरीके से हो जाएगा। आएगी नहीं बात समझ में। अब बात आई किसकी, नकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका। तो देखो नकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका केवल क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगी। जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में सिंस या 4 प्लस टाइम प्लस ईटीसी। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो कैसे बनाना है। अब मान लीजिए इसी वाक्य को अपन प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाते हैं तो क्या होगा, मतलब ध्यान देने वाली बात ये है इसमें कि लिखना तो ऐसे ही पड़ता है, सूत्र में तो अपन ऐसे ही लिखेंगे क्या कि सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। सूत्र में तो अपन ऐसे लिखेंगे कि पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आएगी कहां पर, वो विल के बाद में आएगी। कैसे आएगी देखो, सब्जेक्ट जैसे इसी को बनाते हैं तो कहाँ आएगा, नॉट, ही। अगर 2 शब्दों की होती तो बीच में लगा देते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 शब्दों की है तो पहले शब्द के बाद आएगी। तो ही विल
not have been, तो he will not have been. अब आगे वही watching movie in the cinema hall since 3 o'clock, इस तरीके से हो जाएगा। अब बात आती है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। अब करना कैसे, ध्यान देंगे इधर। देखो क्या करना है कि इसमें जो देखने वाली बात है, जैसे कि क्या वह है दो घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। अब देखेंगे, ये पहले तो देखेंगे कौन से टेंस का वाक्य हुआ, तो अपन देखेंगे ये वाक्य हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि सी रहा होगा और साथ में क्या दे रखी है, समय अवधि। उसके बाद देखेंगे कैसा वाक्य है, तो ये वाक्य प्रश्नवाचक। तुरंत ध्यान करेंगे प्रश्नवाचक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रश्नवाचक का सूत्र क्या होता है, क्या लगाओ? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। करता वह है, वह के हिसाब से क्या आएगी? विल हैव बीन। तो यहाँ आएगा विल ही हैव बीन, विल ही हैव बीन, इस तरीके से। उसके बाद क्या लगा दो? अब सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, यानी सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। उसके बाद एनजी फर्स्ट लगा दो। खेलना, खेलना की प्ले, और प्ले में आएंगी तो प्लेइंग क्या? क्रिकेट। इसके बाद सेंस फॉर्म में क्या आएगा? फोर आएगा, घंटे के लिए आ रहा है, तो 4 2 आवर्स, यानी वो 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा होगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब यही प्रश्नवाचक नकारात्मक होता तो केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। केवल क्या करना है? केवल अपन को सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। कैसे हो जाएगा? विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से तो इस तरीके से हमारे जो है वो सारे के सारे टेंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसमें टेंसों के अलावा, ये तो हमारे टेंस पूरे हो जाते हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि इसमें टेंसों के अलावा जो है वो हमारे लिए इसमें एक वो और आते हैं, क्या कहते हैं उसको, कंडीशनल सेंटेंस। इसी के अंतर्गत कंडीशनल वाक्य भी आते हैं, और उन कंडीशनल वाक्यों को अपन किस तरीके से बनाए उसमें काम में लेते हैं, उसमें के बारे में भी अपन थोड़ी सी बात करेंगे। इसमें अपन आज कंडीशनल के बारे में बात करने वाले हैं। तो कंडीशनल वाक्य अपन देखेंगे। हालांकि कंडीशनल का जो टॉपिक जिस हिसाब से अपन कराते हैं वो तो काफी लेंथी है, लेकिन अपन को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो इसमें जल्दी जल्दी अपन 3 नियम इसके अंतर्गत बताएंगे, और उन 3 नियमों के आधार पर ही जो है वो हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो अपन उसमें केवल 3 नियमों पर अपन अभी बात करने वाले हैं, क्या कि कंडीशनल सेंटेंसेस के अंतर्गत।
देखो कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले वाक्य। इसमें अपन को क्या देखना है, कैसे होते हैं शर्त वाले वाक्य। शर्त वाले वाक्य होते हैं ऐसे जिनमें इफ लगा हुआ हो, अनलेस लगा हुआ हो, या हेड से शुरू हो रहे। तो इफ ही वर्क्स हार्ड, तो ही विल गेट सक्सेस। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट सक्सेस। तो देखो इसमें दो हिस्से होते हैं सेंटेंस के, एक तो ये और दूसरा ये। तो इसको तो बोलते हैं अपन क्या, कंडीशनल क्लॉज, और इसको बोलते हैं अपन रिजल्ट क्लॉज। यानी ये शर्त वाला वाक्य और ये परिणाम वाला वाक्य, ये शर्त वाला हिस्सा और वो परिणाम वाला हिस्सा। तो इसको कैसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही विल गेट सक्सेस इफ ही वर्क्स हार्ड। He will get success if he works hard. वो सफल हो जाएगा यदि वो कठिन मेहनत करता है। अब अगर ऐसे लिख दिया तो भी ये क्या है, रिजल्ट क्लॉज है। और ये क्या है, कंडीशनल क्लॉज है। ये है। अब कैसे भी दे दे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो पहले रिजल्ट क्लॉज को दे दे बाद में कंडीशनल क्लॉज को दे दे, या फिर पहले वो रिजल्ट को और बाद में कंडीशन, या पहले कंडीशन या बाद में रिजल्ट, कैसे भी इसको दे सकता है। दोनों तरीके से इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से होता है। अब देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि कंडीशनल जो वाक्य है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो प्रोबेबल कंडीशन, और एक इम्प्रोबेबल या इमेजिनरी कंडीशन, और तीसरी होती है इम्पॉसिबल कंडीशन। यानी प्रोबेबल, इमेजिनरी और इम्पॉसिबल ये है। अब बात ये क्या आती है कि देखो प्रोबेबल कंडीशन क्या होती है। प्रोबेबल कंडीशन वो होती है जहां पर शर्त की पूरी होने की संभावना रहती है। जैसे ये प्रोबेबल कंडीशन है, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है तो ही विल गेट सक्सेस, वो सफल हो जाएगा। इसी बात को मैं आपसे कहूं कि भाई अगर आप मेहनत करते हो तो आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो अभी आपके पास संभावना है क्योंकि अभी एग्जाम होने बाकी है, तो आप कर सकते हो। तो ये प्रोबेबल कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन होती है इमेजिनरी कंडीशन, जो एक काल्पनिक होता है, यानी कि उसमें केवल कल्पना मात्र होती है, काम निकल चुका है, अब कोई उसमें चांस नहीं है। जैसे इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड गेट सक्सेस, अगर तुमने मेहनत की होती तो पास हो गए होते, या फिर काश की मैं मेहनत करता तो पास हो जाता। इस तरीके से हो जाता है। एक होती है इम्प्रोबेबल कंडीशन है, इम्पॉसिबल कंडीशन, जिसमें केवल पश्चाताप का भाव होता है और कोई भी भाव नहीं होता है। जैसे अपन कहें इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती तो यू वुड नॉट हैव फेल्ड, तो तुम असफल नहीं होते। तो ये है। लेकिन आपसे ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा, और अगर इसको इस तरीके से कराएंगे तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। आपको इससे ज्यादा कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है, आप इनको उतार लेंगे ऐसे वाक्य को, ताकि इससे पता लगेगा आपको कि इस वाले भाग को बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज, इफ वाली साइड वाले को, और दूसरे वाले को बोलते हैं रिजल्ट क्लॉज। अच्छा, इसमें ध्यान देना, इफ के साथ इसकी जगह इसमें है, मतलब अनलेस भी हो सकता है और शुरुआत में हेड का यूज भी हो सकता है। इससे बिल्कुल भी अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए वाक्य, अब इसमें ध्यान देंगे अपन को, 3 नियमों पर ध्यान देना है। 3 नियमों पर ध्यान देना है, ज्यादा अपन इसके उसमें नहीं पढ़ेंगे, इसको पूरे टॉपिक को कराने के उसमें नहीं पढ़ेंगे। 3 नियमों पर आपको इसमें ध्यान देना है। पहला, हालांकि देखो टॉपिक के हिसाब से अगर करेंगे तो इसमें काफी टाइम लगेगा और ये काफी लेंथी टॉपिक होता है, लेकिन मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके हिसाब से जो काम आने वाली चीजें वो भी बता रहा हूं। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि देखो, यदि कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस हो तो रिजल्ट क्लॉज में वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ये होता है। और दूसरा लिखेंगे, यदि कंडीशनल क्लॉज में इसमें लिखेंगे विल या सेल प्लस एम बी फर्स्ट का यूज करते हैं। दूसरी कंडीशनल क्लॉज में यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो रिजल्ट क्लॉज में वुड या शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तीसरा नियम है, यदि कंडीशनल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस है तो रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव या शुड हैव प्लस एम बी थर्ड का यूज होगा। ये ध्यान देना, ये 3 नियम है। तो इन 3 नियमों में क्या देना है, अब ये 3 कंडीशन के हिसाब से ये प्रोबेबल कंडीशन का, इमेजिनरी कंडीशन का, ये इम्प्रॉबेबल एंड पॉसिबल कंडीशन का है। तीनों जो है ये वाक्य जो है वो कंडीशन के आधार पर ये है कि कौन कौन सी कंडीशन में किस किस टेंस का यूज होता है, कंडीशन के आधार पर है। क्या है देखो, यदि कंडीशनल क्लॉज में, किस क्लॉज में, यदि कंडीशनल क्लॉज में मान लीजिए अपन को क्या दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो रिजल्ट क्लॉज में हम क्या करेंगे, विल या शैल प्लस एम बी फर्स्ट का यूज करेंगे। दूसरा है, यदि कंडीशनल क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो रिजल्ट क्लॉज में वुड या शुड प्लस एम बी फर्स्ट का यूज करेंगे। और तीसरा है, यदि कंडीशनल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस है तो रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव या शुड हैव प्लस एम बी थर्ड का यूज करेंगे। ये है। अब आप इनमें से या तो वो कंडीशनल क्लॉज दे करके रिजल्ट क्लॉज पूछ सकता है, रिजल्ट क्लॉज दे करके कंडीशनल क्लॉज पूछ सकता है। वो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप चाहे तो इनको इस तरीके से याद कर लो, और इस तरीके से अगर आप याद नहीं कर सके, इनको आप अपनी कॉपी में तो उतारेंगे ही। दूसरा तरीका भी आपको इसका बता देता हूँ। इनको तो आप अपनी कॉपी में उतार ही लेंगे। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। जैसे इनको नियम के हिसाब से, पहला है इफ वाली साइड में, किधर, इफ वाली साइड में यदि क्या दे रखा हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कहने का अभिप्राय क्या हो, एम बी फर्स्ट हो या एम बी फर्स्ट प्लस एस या ई एस दे रखी है, तो दूसरी साइड में अपन को क्या करना है, विल या सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अब वो कोई सा दे सकता है, ये दे करके ये पूछ सकता है, ये दे करके ये पूछ सकता है। अपन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, यहाँ उदाहरण से ही अपन समझते चलेंगे। जैसे इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है तो ही गेट सक्सेस। तो यहाँ क्या लगाएंगे, आपको पता है कि इफ वाली साइड में यानी कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, एम बी फर्स्ट में क्या दे रखी है, एस।
यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है तो दूसरी साइड में विल या शेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही विल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही विल गेट सक्सेस, ऐसे हो जाएगा। अब चाहे वो ऐसे ना दे करके बाकी को ऐसे भी दे सकता था, कैसे, या तो इफ ही और ये दे ही देता और कोष्टक में दे देता क्या, वर्क, ये लो साहब, और यहाँ इसको ऑलरेडी दे देता, यहाँ पे क्या दे देता वो, विल गेट। अब ऐसे दे करके ऐसे भी पूछ सकता था। तो अपन को पता है यदि रिजल्ट क्लॉज में विल या शेल प्लस फर्स्ट दे रखी हो तो अपनी कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य करता ही है एक वचन, इसलिए एम बी फर्स्ट में क्या लगा दो, ऐसे यस लगा दो। इस तरीके से भी दे सकता है, वाक्य को आगे पीछे करके भी दे सकता है, वन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे और देख लो, इफ ऐसे आपकी दूसरा उल्टा लिखेंगे, यू विल कैच द ट्रेन इफ यू रन फास्ट। अब देखो ये कंडीशनल क्लॉज इधर वाला रिजल्ट क्लॉज तो क्या दे रखा है, विल प्लस एम बी फर्स्ट दे रखी है, तो दूसरे हिस्से में आपको क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य करता यू है, यू के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगी, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऐसी यस नहीं लगेगी, तो ये हो जाएगा यू विल कैच द ट्रेन इफ यू रन फास्ट। अब चाहिए ऐसे होता, इफ यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन, या यू विल कैच द ट्रेन इफ यू रन फास्ट, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इस तरीके से हो जाएगा। इसी का दूसरा नियम है, इसी का दूसरा नियम है, दूसरा नियम। अब ये दे करके ये पूछ सकता है, या ये दे करके ये पूछ सकता है। दूसरा नियम देखेंगे, इफ वाली साइड में यदि क्या दे रखा हो, पास्ट इंडेफिनिट, क्या दे रखा हो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो इधर देखेंगे, इधर हो जाएगा वुड या शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कोई सा देकर के वो कोई सा पूछ सकता है, ये दूसरी कंडीशन हो जाती है। तो इसमें जैसे देखेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन आया, इफ ही इसी को बना दे रेन फास्ट, अगर वो तेज दौड़ता तो ही खाली जगह कैच द ट्रेन, तो यहां लिखेंगे इफ ही रेन फास्ट, अगर वो तेज दौड़ता, यानी इसमें पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो दूसरी साइड में वर्ड प्लस मेन वर्ब की क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो ही वुड कैच द ट्रेन, ऐसे आ जाएगा। या ये दे करके वो ये पूछ सकता था। इसमें ऐसे भी पूछे जाते हैं, दूसरा एक तरीके से और पूछे जाते हैं, देखेंगे, ध्यान देंगे इधर, इफ आई बी, if I be a bird, I would fly in the sky। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो आपको पता है कंडीशनल क्लॉज में आपको क्या आएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बी की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे क्या, वर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आई के साथ हालांकि हमारे क्या यूज होती है, वाज यूज होती है। कौन सी यूज करते हैं, वाज यूज करते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशनल में आई के साथ भी अपन कौन सी वर्ब यूज करेंगे, वर वर्ब यूज करेंगे। आई के साथ भी करेंगे, चाहे ही होता तो भी अपन वर वर्ब का ही यूज करते, कहने का अभिप्राय है ये। जैसे इसमें यहाँ पे ये होता, इफ ही be the PM of India, तो he would
रिमूव द टेररिज्म, अगर वो भारत का प्रधानमंत्री होता तो टेररिज्म को रिमूव करता, हटा देता हमारे देश में से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ भी क्या आएगी, वर यूज करेंगे। ये हमारी कौन सी हो जाती है, ये यहाँ पर हमारी जो है वो दूसरी कंडीशन हो जाती है। इस तरीके से हम यहाँ पर आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई सा दे करके वो हमसे कोई सा भी पूछ सकता है, ये अपन को ध्यान देने वाली बात है। यानी पास्ट इंडेफिनिट दे करके वुड शॉर्ट प्लस में एमबी फर्स्ट लगवा सकता है, वुड शॉर्ट प्लस एमबी फर्स्ट दे करके पास्ट इंडेफिनिट का यूज करवा सकता है, ये अपन को ध्यान देना है। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। इसके बाद देखेंगे तीसरा नियम और देखना है। तीसरे में क्या होता है, यदि इफ वाली साइड में क्या दे रखा हो, पास्ट परफेक्ट, क्या दे रखा हो, पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दूसरे हिस्से में अपन क्या करेंगे, वुड हैव या शुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, तीसरा नियम इसमें अपन देखेंगे, यदि इफ वाली साइड में क्या दे रखा हो, पास्ट परफेक्ट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दूसरी साइड में अपन क्या करेंगे, वुड हैव या शुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ये तीसरी कंडीशन है। तो जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, इफ द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स, तो दे would not have died, सॉरी, यानी एक दे देगा दूसरा पूछ लेगा। जैसे वाक्य, इफ द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स, अगर माली ने पौधों में पानी दिया होता तो भी मरते नहीं। अब ये वाक्य, इसको वो कैसे भी दे सकता है, देखो ऐसे भी दे सकता है, इफ द गार्डनर water the plants, तो they would not have died। अब देखो ऐसे दे रखा है इसने, यानी कि रिजल्ट क्लॉज में क्या दे रखा है, वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको पता है यदि रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव या शुड हैव प्लस एम भी थर्ड दे रखी हो, तो कंडीशनल क्लॉज में क्या आता है, हेड थर्ड आ जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगी हैड वाटर्ड, क्या आ जाएगी, हैड वाटर्ड। और या इसको दे करके वो इसको पूछ सकता है कि इसको दे देता और इसमें खाली जगह पूछ छोड़ देता। जैसे ये दिया हुआ है तो ये भी पूछ सकता था कि दे खाली जगह नॉट डाई, तो अपन यहाँ क्या कर देते, सीधा सा, इससे हेड थर्ड दे रखा है और दूसरा नकारात्मक वाक्य है तो वुड हैव नॉट, यानी कि वुड नॉट हैव डाइड, वही आ जाएगा। वुड हैव शुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट दे रखा है इसलिए दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। ऐसे भी दे सकता है वो। तो इसको दोनों में से वो किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को दे सकता है। और देख लो दूसरा मैं बताऊं, जैसे इफ यू हैड
वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती तो यू नॉट, लिखेंगे नॉट और यहां लिखेंगे फेल। तो वाक्य कैसे बनेगा? तो यहां लिखेंगे, अब आपको पता है हेड थर्ड दे रखी है तो दूसरे हिस्से में बढ़े हुए सोडा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो आ जाएगी यू वुड हैव, यू वुड नॉट हैव और फेल्ड आ जाएगी। फेल की थर्ड क्या आ जाएगी? फेल्ड। इस तरीके से, या वो वुड नॉट हैव फेल्ड दे देता तो इधर हेड थर्ड पूछ लेता। तो इस तरीके से इन तीनों में से वो अपना किसी को भी आराम से पूछ सकता है, तो अपन को इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से अपन इसको आराम से बना देंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे जो ग्रामर का टॉपिक है वो सब समाप्त हो गए हैं। मैंने आपको टेंस करा दिए, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब करा दी, उसके बाद मैंने एक्टिव पैसिव भी करा दिया और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपके कंप्लीट हो गए हैं। हमारे सिलेबस में यही टॉपिक है और ये टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब बात आती है काय की? कंपोजिशन पार्ट की। तो इसके बाद अपन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके कंपोजिशन पार्ट पे बात करेंगे। इसके कंपोजिशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमारी ग्रामर यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।